तो तुम्हारा जो सिलेबस है इसके बाद जो है जो टॉपिक तुम्हारा है सिलेबस में दैट इज द डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे अपलोड भी कर देंगे और पीडीएफ तुम लोगों को दे देंगे, लेकिन पहले जो सिलेबस है उसमें आगे बढ़ जाए कुछ। तो यहाँ पे जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दैट इज that involves the डैम्पिंग ऑफ मोशन। डैम्पिंग ऑफ मोशन का मतलब है मोशन धीरे धीरे कम हो जाना। ठीक है, इसी को डैम्पिंग बोलते हैं। डिटेल्स में हम बताएंगे क्या मतलब होता है एग्जैक्टली डैम्पिंग का। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग आंसर करना चाहते हैं दैट इज व्हाई डज एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल, चाहे वो पेंडुलम हो चाहे वो कुछ भी हो, ग्रेजुअली धीरे धीरे स्टॉप, वो अपने आप वो जो है कुछ समय बाद उसका मोशन जो है बंद हो जाता है, उसका जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इसी का आंसर हमको ढूंढना है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो आइडियली सिस्टम ऐसा होना चाहिए, आइडियल जो केस होता है उसमें ये होता है कि एक बार अगर पार्टिकल ऑसिलेट करना स्टार्ट हुआ, इट शुड कंटिन्यू टू execute the oscillatory motion. Ideally, an oscillating body should continue to execute SHM or oscillatory motion unless some force is exerted on it। जब तक हम बाहरी कोई फोर्स उसके ऊपर ना लगाए या कोई बाहर से डिस्टरबेंस ना करे, वो जो है वो ऑसिलेट करते रहना चाहिए, उसका ऑसिलेशन बंद नहीं होना चाहिए, होना ये चाहिए। ठीक है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए कि ये डिस्प्लेसमेंट साइन या कोसाइन कर्व जैसा है, हम लोग अभी पढ़ चुके, ए कॉस ओमेगा टी बी साइन ओमेगा टी, या दोनों का सुपरपोजिशन हो, कुछ इस प्रकार का होना चाहिए और ये अनंत समय तक चलना चाहिए, इनफाइनाइट टाइम तक। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता है, इसी सवाल का हम लोग जवाब ढूंढेंगे। द डिस्प्लेसमेंट शुड फॉलो the sine or cosine pattern, and it should continue for infinite time। ये जो है इनफाइनाइट टाइम तक होना चाहिए, दिस इज द कंडीशन, ये होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकल सिचुएशन में, जो प्रैक्टिकल या जो हम लोग देखते हैं इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों नहीं होता, पर इसी को हमको यहाँ पे आंसर करना है। बट इन द प्रैक्टिकल सिचुएशन द oscillation stops after some time। और ये स्टॉप कैसे होता है, ग्रेजुअली द एम्पलीट्यूड जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन from oscillation of the oscillating particle decreases in magnitude and ultimately the oscillation stops। इसके बाद जो है ये ऑसिलेशन बंद हो जाता है।
ये प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात है, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम लोग ऐसा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कारण है, इसी को हम लोग अभी पढ़ लें। इसी से रिलेटेड एनर्जी है, वो हम उसमें बाद में आएंगे। तो इसमें जो है, इसका कारण क्या है, कोई भी मोशन जो है, तुम लोग न्यूटन्स लॉ पढ़े हो, इससे पहले भी मोशन पढ़े हो, तो कोई भी मोशन स्टार्ट होता है, अगर ये स्टार्ट होता है तो उसमें एक फोर्स लगता है। अगर बॉडी रेस्ट में है, उसको मूव कराने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है। अगर बॉडी मोशन में है, उसको रोकने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है। और वर्क एनर्जी थ्योरम जो तुम लोग पढ़ते हो 11 में या पिछली क्लास में पढ़ा होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है? वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा ना? वर्क एनर्जी थ्योरम, Sir, total work done applied on a body is equal to the change in kinetic energy. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो टोटल वर्क के बराबर होता है। और काइनेटिक एनर्जी में चेंज तभी होगा जब कोई फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। जीरो से कुछ बड़ा काइनेटिक एनर्जी तो एक्सेलरेट हुआ, काइनेटिक एनर्जी था, धीरे धीरे वो कम होते हुए रुक गया, तो कोई फोर्स एक्ट किया। सिंस एनी मोशन occurs or stops when there is an external force acting on the body। तो यहाँ पर हम लोग उस केस की बात कर रहे हैं जहां पर फोर्स माने धीरे धीरे मोशन बंद हो जाता है। इन केस ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल there is also a force that acts on the body which causes dissipation of energy। डिसिपेशन माने एनर्जी धीरे धीरे लूज करना या किसी और फॉर्म में चेंज होना, इसी को हम लोग डिसिपेशन बोलते हैं। dissipation of energy and subsequently the body stops। ये यहाँ पर भी हो रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, बॉडी पर जो है वो धीरे धीरे अपना मोशन बंद कर रहा है। तो यहाँ पर ये फोर्स क्या है, कैसे एक्ट करता है, दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी। तो कोई भी ऑसिलेटिंग पार्टिकल अगर वो ऑसिलेट कर रहा है, तो इसमें इसका एनर्जी जो है इट इज डिसिपेटेड बाय सम प्रोसेस, जिसको हम लोग जनरली कहते हैं ए रेजिस्टिव प्रोसेस। रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे नेसेसरीली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। रेजिस्टेंस मैंने ऐसा कोई फैक्टर जो मोशन को बाधा दे, जो मोशन को कम करना चाहे। इसको हम और एक टर्म में कह सकते हैं विस्कस फोर्स। तुम लोग विस्कोसिटी पढ़े होगे, लिक्विड में होता, लिक्विड में नहीं, फ्लूइड्स में की बात करें, एयर हो चाहे कोई भी लिक्विड हो, ये जो है एक ड्रैगिंग फोर्स लगाता है या रेजिस्टिव फोर्स लगाता है, दैट अल्टीमेटली स्टॉप्स ए मूविंग बॉडी। देयर आर सम रेजिस्टिव और विस्कस फोर्सेस that act on the body, that act on the oscillating body and cause the dissipation of energy। इसी से जो है एनर्जी का डिसिपेशन होने लगता है, धीरे धीरे बॉडी स्टॉप करता है। तो हमको इसी का इक्वेशन समझना है, इसी के बारे में हमको समझना है, ठीक है। पेंडुलम हो चाहे कोई भी इस तरह का ऑसिलेटिंग बॉडी हो, धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और रुक जाएगा। घड़ी का पेंडुलम है, उसमें भी यही चीज होता है, इसलिए हम लोग एक बैटरी लगाते हैं उसको एनर्जी सप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस है टू द मोशन, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट देयर इज ए फोर्स व्हिच इज active or which is acting on the body
और ये फोर्स, कोई भी जो ड्रैगिंग फोर्स होता है, कोई भी जो ये विस्कस तरीके का फोर्स होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इट इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, एरोडायनामिक्स पढ़ते हैं, एयर ड्रैग हम लोग जनरली उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो कोई भी जो ड्रैगिंग फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स होता है इस तरह का, उसकी खास बात ये होती है कि इट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, और ये मोशन को धीरे धीरे कम करना चाहता है। द फंडामेंटल property of the fundamental property of the resistive force or the dragging force, dragging मतलब होता है घसीटना, dragging force is that it is always proportional to velocity, proportional to the velocity of the oscillating or the moving particle। ये हमेशा उसके वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। ये इसकी खास प्रॉपर्टी होती है। कोई भी ड्रैगिंग फोर्स, जैसे पैराशूट होता है, पैराशूट से उतर रहा है कोई आदमी, या पैराशूट जो नीचे आ रहा है उसके ऊपर, वहां पर भी एक ड्रैगिंग फोर्स लगता है। तो धीरे धीरे जो वेट है और ये ड्रैगिंग फोर्स है, ये दोनों अपने आप को, ये दोनों जब बैलेंस हो जाते हैं तब वो बॉडी एक वेलोसिटी से गिरता है, जिसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और जो है वो व्यक्ति एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ना गिर करके वो धीरे धीरे एक टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे उतरता है। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन कहो, इसको रेजिस्टिव फोर्स कहो या विस्कस फोर्स कहो, इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है, इट एक्ट्स इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द वेलोसिटी। ये वेलोसिटी के हमेशा उल्टा काम करता है, उल्टे डायरेक्शन में काम करता है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑसिलेटिंग ऑफ द ड्रैगिंग फोर्स or resistive force is that it always acts in a direction opposite to that of the velocity of the moving particle कहो या oscillating particle। तो ये जो है ये ड्रैगिंग फोर्स का कुछ प्रॉपर्टी होता है। अब जो है इस सिचुएशन में द क्वेश्चन इज, हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा फॉर ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जहां पर ड्रैगिंग फोर्स प्रेजेंट है। हम लोगों ने इससे पहले इसको कंसीडर नहीं किया था। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि इट इज बॉडी ऑसिलेशन कर रहा है, सुपरपोजिशन भी देख लिया, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी सब देख लिया। The question is, what is the equation of motion of the oscillating particle in the presence of the dragging force or the रेजिस्टिव फोर्स। तो इसमें इक्वेशन लिखना बहुत कोई कठिन नहीं है। हमारे पास जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन हम लोग पढ़े, न्यूटन जो सेकंड लॉ है, इसमें एक और टर्म ऐड हो जाएगा व्हिच इज द ड्रैगिंग फोर्स। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन होता है इस सिचुएशन में कुछ इस प्रकार का होता है। द इक्वेशन ऑफ मोशन in the presence of dragging force is, ये इक्वेशन होता है। इसमें mx डबल डॉट माने मास इनटू एक्सेलरेशन माइनस sx, s जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये तो पहले से था।
इसमें एक और क्वांटिटी ऐड हो गया, दैट इज माइनस आर एक्स डॉट। आर जो है ये रेजिस्टिव फोर्स है, एम इज द मास ऑफ द बॉडी, एस या के भी लिख सकते हो, is the spring constant and R is the resistive force। तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन जो है न्यूटन सेकेंड लॉ से, मास इनटू एक्सीलरेशन नेट फोर्स क्या काम कर रहा है, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? हेलो? नो सर। ठीक है, ये जो है आर जो है इट रिप्रेजेंट्स द प्रोपोर्शनल, इट रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टिव फोर्स इफेक्ट। ठीक है, और ये जो टर्म जहां भी आ गया इट विल ग्रेजुअली कॉज द लॉस इन एनर्जी। धीरे धीरे जो है ये एनर्जी लॉस होता जाएगा, लॉस होते होते एक समय पर बॉडी स्टॉप हो जाएगा। अब जो है, अब हमारा जो नेक्स्ट काम होता है वो ये है कि हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन या डिस्प्लेसमेंट of the resistive of the oscillating particle in the presence of the resistive force। तो इसमें ये जो क्वांटिटी है R, the quantity R is the factor that causes the motion of the oscillating particle, या मोशन नहीं, यहाँ पे हम एग्जैक्ट फॉर्म में ही लिखे, that causes the displacement of the oscillating particle to decrease gradually and then finally stop। ये जो है फाइनली उसको रोक देता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है, ये तो हमने देख लिया इक्वेशन ऑफ मोशन जो है या फोर्स इक्वेशन जो है कुछ इस प्रकार का होता है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डज द डिस्प्लेसमेंट, रुक जाओ भाई, हाउ डज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द oscillating body change, और बॉडी चेंज नहीं, vary with time when there is a resistive force। This is the thing that we have to study। ये मेन चीज है, इसी को हमको स्टडी करना है इस सेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास मास कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, देन वी हैव द फोर्स कांस्टेंट। तो अब हमको निकालना है द इक्वेशन ऑफ मोशन या द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो फिर से हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आता है एंड वी हैव टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन टू अंडरस्टैंड द वेरिएशन ऑफ एक्स विद टी। द वेरिएशन ऑफ displacement x with t in the presence of the resistive force is again obtained as a solution of the differential equation और हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस प्रकार का होता है। इसी को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमको जो है पता चलेगा कि भाई क्या हो रहा है इसमें। अब इस तरह की सिचुएशन में जो है दो चीजें आती हैं, हम पहले बता ले तुमको फिर लिख रहे। एक जो है तुम लोगों ने, हमने पहले ही शुरू में ही बताया, ये जो ऑसिलेशन है या वेव है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये एक बहुत फिलोसॉफिकल टॉपिक भी है। इससे पहले हम लोगों ने इस तरह का कोई फैक्टर नहीं लिया था। हमारा एक पेंडुलम है, उसको जो है उन्हें थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और वो ऑसिलेट करता जा रहा।
उसके अंदर ही जो एनर्जी है वो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, जिसको हम ऑसिलेशन कह रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ एक ऐसा फैक्टर आ गया जो उस एनर्जी को कम करना चाह रहा, जो इस मोशन को कम करना चाह रहा, डिसिपेशन करा रहा है एनर्जी। सो बेसिकली ये जो तुम पूरा जो ये पढ़ोगे, दिस इज ए कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो है देयर विल बी ए कंपटीशन बिटवीन टू फैक्टर्स, जिसको एक को हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं और एक फ्रीक्वेंसी बाहर से आता है। तो देखते हैं ये बाहर से आता है या क्या होता है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या मेथड है, क्या पढ़े हो डिफरेंशियल इक्वेशन में? जो तुम्हारे सामने एक इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना? लो, यस यस सर। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तुम्हारा गणित का ज्ञान क्या बताता है? ट्रिवियल मेथड से। कौन मेथड से? ट्रिवियल। ट्रिवियल? अच्छा चलो बताते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन सर। To solve this equation, we use the method of some trial solution. ये मैथमेटिक्स की बात है, फिजिक्स समझना जरूरी है, हम बता रहे। ट्रायल सॉल्यूशंस, we find that a solution, हमको मेनली सॉल्यूशन का मतलब है एक्स और टी का वेरिएशन निकालना है। हमको एक रिलेशन निकालना है जिसमें एक्स और टी का रिलेशन, एक्स कैसे टी के साथ वेरी कर रहा है ये पता चले। We find that a solution of the form, ये इस तरह का जो सॉल्यूशन है ये सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन, सेटिस्फाइज द अबव इक्वेशन, इस तरह की इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं, समझ लेते हैं चीजों, नहीं तो खाली मैथमेटिक्स होने लगता है। ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे c जो है एक कांस्टेंट है, c इज ए कांस्टेंट, उसकी बात में करेंगे। और एक एक्सपोनेंशियल पार्ट है, अल्फा भी जो है एक क्वांटिटी है, अल्फा भी एक कांस्टेंट है, जिसका एक मतलब है। तो ये जो फॉर्म है हमारा, दिस इज अल्फा इज ए रिलेटेड क्वांटिटी, इस पे हम लोग आ रहे हैं क्या है, ये एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन। एक्सपोनेंशियल टर्म्स पढ़े हो तुम लोग मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में पढ़ा है कि नहीं? हेलो, यस सर। एक्सपोनेंशियल जो क्वांटिटीज होते हैं उनका क्या खास बात, उनका क्या होता है? जैसे एक्सपोनेंशियल कर्व होता है, क्या खास बात होती है उसकी, बताओ। अरे एक्सपोनेंशियल तो कई बार पढ़े होगे, 12th से पढ़ रहे हो। सर ये उनको draw इनफाइनाइट नहीं टाइम तक चलता रहता है। क्या होता है? इनफाइनाइट टाइम तक रहता है। सर जब रैपिडली कुछ इंक्रीज करता है तब हम। हाँ, एक तो रैपिडिटी होता है, और जैसा इसने बताया ये जो है ये खत्म नहीं होता, चाहे हम टाइम के साथ वेरिएशन ले या कोई भी वेरिएशन ले, ये जल्दी खत्म नहीं होता है। ठीक है, ये जो है चलता ही रहता है। कुछ इस प्रकार का होता है एक्सपोनेंशियल कर्व, हम तो यहाँ पे एक रफ डायग्राम दे रहे हैं, कुछ इस प्रकार का होता है। ऐसा होता है ना? यस सर। अब ये जो कर्व है या ये जो वेरिएशन है, जैसे यहाँ पे नंबर और टाइम का दिखाया गया है, ये वेरिएशन चलता ही रहेगा। ये खास बात होती है एक्सपोनेंशियल टर्म्स की। जैसे रेडियो एक्टिव डिके होता है, वो चलता ही रहता है, उसका हम लोग फिर हाफ लाइफ निकालते हैं, फिर जो है उसका टाइम निकालते हैं, कितना समय बाद आधा हो जाएगा।
तुम लोग आरसी सर्किट पढ़े हो पार्ट 1 में, वहां पे एक्सपोनेंशियली जो है चार्ज इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, तो हम एक टाइम कांस्टेंट निकालते हैं कि भाई कहां पर 63% चार्ज हो गया या 63% चार्ज घट गया। तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल टर्म है, दिस टर्म, इसकी अब देखो यहाँ पर फिर से हमको वही काम करना है, हमको डायमेंशनलिटी चेक करनी, ठीक है। अब इस इक्वेशन में जो ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, this has to, माने this equation must have same dimension on both sides। तो इसमें ये जो कांस्टेंट c है, this constant has a dimension of length, इसका जो डायमेंशन है, इसका डायमेंशन है लेंथ का, और ये जो अल्फा है, अल्फा के साथ एक t है, ठीक है, अल्फा के साथ एक t है, माने अल्फा का डायमेंशन इनवर्स ऑफ टाइम होगा, तभी t जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसी में हमारे पास 3 चीजें आती है। तो ये जो है दिस इज आवर फर्स्ट गेस या फर्स्ट कंक्लूजन अबाउट द सॉल्यूशन। द फर्स्ट थिंग that we conclude from the solution is that C has the dimension of x and the constant alpha, ये जो अल्फा है यहाँ पर, it should have inverse of t, it should be inverse of t, alpha should have dimension inverse of time, so that the dimensions on the two sides are matching। तो ये हमारे पास एक इसका सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, ये हमारे, हम जो है ये पहला एक कंक्लूजन यहाँ पे हम ले सकते हैं, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है x इक्वल टू सी ई टू द पावर अल्फा टी, इसके 3 पॉसिबल फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं हम बता रहे हैं अभी। और ये जो है these 3 फॉर्म्स, और जितने भी फॉर्म है, they describe a different, they each of them they describe different behavior of the displacement with respect to time, ठीक है। The solution taken above has 3 general forms that describe the variation of x with t, t के साथ x का 3 वेरिएशन, 3 का, ये 3 सॉल्यूशन जो है 3 प्रकार का वेरिएशन दिखाता है, ठीक है। अब इनमें से जो 2 एक्सप्रेशंस होते हैं, उसमें c appears as a constant length, माने उसका डायमेंशन लेंथ का होता है, और एक सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो सॉल्यूशन जो है इट इज ए कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किस प्रकार का है बता रहे। In 2 of the solutions, या 2 of the forms कहो solutions, the constant c has dimension of length, तो ये बताता है लेंथ जो है एक एक्सपोनेंशियल वे में टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। बट द थर्ड वन इज डिफरेंट एंड इज ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म का होता है, ये कुछ इस फॉर्म का होता है, a प्लस बी टी। ये जो है एक लीनियर, ये किस तरह का इक्वेशन है, c, अगर c और टाइम का वेरिएशन ये बता रहा है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c जैसा दिख रहा है ना।
यस सर। Yes, sir. इस तरह का दिख रहा है। तो हमको बेसिकली समझना है कि ये किस तरह का, ये क्या रहा है इसमें। ठीक है, तो हम लोग जो है एक डायग्राम की मदद से एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर लेते हैं जो कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, और उसमें जो है इस सिचुएशन में हमारे पास एक ड्रैगिंग फोर्स काम कर रहा है। तो ये जो है हमारा एक सिस्टम, इसी को लेके चलते हैं। पहले समझ लो, हम फिर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो A है, C इक्वल टू A प्लस बी टी, A is a quantity that is related to length, B is related to velocity, और T जो है ये टाइम है। ठीक है, अगर हम डायमेंशनल एनालिसिस करें, A अगर लेंथ से रिलेटेड है तो उसका डायमेंशन लेंथ का होगा, B जो है वो वेलोसिटी है, LT टू द पावर -1, और T टाइम है। तो अगेन ओवरऑल जो डायमेंशन है C का, दैट इज अगेन इक्वल टू लेंथ। देखो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तुम्हारा जो है खाली ऑसिलेशन नहीं, तुम लोगों ने जो डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा है स्टैंडर्ड 11 में, वो भी यहाँ पे काम आ रहा है, और उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग चेक करते हैं हमारा इक्वेशन जो है, या हमारा जो एक सेकेंड, तो डायमेंशनल एनालिसिस जो है इट इज, इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे समझो। डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग इक्वेशन का कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, सी एक्स इक्वल टू सी टू द पावर अल्फा टी, इसमें भी डायमेंशन मैच हो रहा है दोनों तरफ, इस इक्वेशन में भी डायमेंशन मैच हो रहा है, लेकिन दोनों जो सोल्यूशन है ये कुछ डिफरेंट फिजिकल सिचुएशन को दिखा रहे हैं, जबकि डायमेंशन सेम। ठीक है, क्या डिफरेंस दिखा रहे हैं हम लोग अभी पढ़ेंगे उसको। द टू सॉल्यूशंस स्टेट दैट dimensions are of dimension of C are is dimension of C is of length, but these two solutions they describe different situations। फिजिकली ये डिफरेंट कुछ सिचुएशन को जो है ये शो करते हैं। ठीक है, अब क्या डिफरेंट सिचुएशन को शो करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पे जो है C हमारा कांस्टेंट लेंथ है, अगर हम x इक्वल टू C e टू द पावर अल्फा टी को ले और हम लोग डिफरेंशिएट करें इसको वेलोसिटी निकालने के लिए और एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो हमारे पास जो है कुछ इस प्रकार के एक्सप्रेशंस आएंगे। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ये इक्वेशन है एम एक्स डबल डॉट माइनस एस एक्स माइनस आर एक्स, इसको सॉल्व करना चाहते हैं। लेट अस टेक द सॉल्यूशन, let us take the solution x इक्वल टू, ये वाला सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं, and find the velocity and acceleration। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को जो है हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कितना होगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी अल्फा ये वेलोसिटी हो जाएगा x डॉट, एक डॉट का मतलब है एक बार डिफरेंशिएट किया, दो डॉट का मतलब है दो बार डिफरेंशिएट किया। तो ये हमारा जो है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकला। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है x डॉट और x डबल डॉट, इसको जो है हम
मेन जो हमारा फोर्स इक्वेशन है उसमें रखते हैं. नाउ वी पुट these values into the force equation stated above. हम इस फोर्स इक्वेशन में इसको रखेंगे तो हमारा फोर्स इक्वेशन किस प्रकार का होगा, लेट अस सी. तो फोर्स इक्वेशन में जब हम इसको रखेंगे तो फोर्स इक्वेशन में रखने के बाद ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा. ये हमारा जो है फोर्स इक्वेशन हमने उसमें ऊपर वाले इक्वेशन में रखा, तो सी ई टू द पावर अल्फा टी दोनों में कॉमन आ गया. अब एम ए स्क्वायर आर अल्फा एम अल्फा स्क्वायर आर अल्फा प्लस एस ब्रैकेट में आ गया बराबर 0. अब ये जो इक्वेशन है इसके राइट साइड में है 0. ठीक है, ये 0 कितने प्रकार से हो सकता है, ये 0 दो प्रकार से हो सकता है. एक तो ये हो कि सी ई टू द पावर अल्फा टी ये 0 हो, या जो ब्रैकेट में जो भी टर्म है वो 0. ठीक है, इसके दो प्रकार हो सकते हैं, दो सिचुएशंस हो सकते हैं. नाउ दिस इक्वेशन demands that there can be two situations. दो सिचुएशंस हो सकते हैं. क्या क्या दो सिचुएशंस हो सकते हैं, हम लोग इसी को देखते हैं. देयर कैन बी टू सिचुएशंस. पहला सिचुएशन ये हो सकता है कि हमारा सी ई टू द पावर अल्फा टी जो हमने एक्स लिया था वही 0. ठीक है, मैंने डिस्प्लेसमेंट ही 0. तो क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता, अभी हम लोग देखेंगे. और दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है ये हो सकता है कि ब्रैकेट में जो चीजें हैं वो सब 0. तो पहला वाला सिचुएशन जो है इसको हम लोग ट्रिवियल बोलते हैं. एक मिनट, इसको जो है हम लोग ट्रिवियल बोलते हैं. पहले वाले सिचुएशन का मतलब ये है कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो टोटली 0 है. ठीक है, और दूसरे वाले का मतलब है, दूसरे वाले में हमको सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं. तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अल्फा में है इसको यदि हम सॉल्व करें तो हमको कुछ इंटरेस्टिंग चीज मिलता है. व्हेन वी सॉल्व द सेकंड इक्वेशन which is quadratic in alpha, ये जो है अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, quadratic in alpha, then we get the solution of the form. तो ये सोल्यूशन हमको किस फॉर्म का मिलता है, ये फॉर्म का मिलता है, ये कुछ इस फॉर्म का मिलता है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व कर सकते हो ना लोग. अरे भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए हो ना.
ये बीच में नेट का कुछ प्रॉब्लम हो गया था। साउंड आ रहा है? हेलो? हम्म, साउंड आ रहा है? यस सर। बीच में थोड़ा सा नेट कट गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व किए हो। सर स्क्रीन इज नॉट शोइंग। स्क्रीन नहीं दिख रहा? अब सर दिख रहा? नाउ इट्स विजिबल। अब दिख रहा है सर नाउ। यस सर। नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व किए हो, जानते हो ना? यस सर। यस सर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सबका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। अब ये जो सोल्यूशन तुम्हारे सामने दिख रहा है, ये जहां हमने कर्सर को रखा है, ये सोल्यूशन, इसको हम लोग आगे लेके चलेंगे, मैथमेटिक्स देखेंगे। पहले समझ लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। अल्फा जो है इसका सोल्यूशन डिटरमिनेंट मेथड से निकलता है, ये हम सब लोग जानते हैं, निकाल सकते हैं। -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ऐसा करके निकालते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन कंटेन सम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। क्या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है इसमें? इसमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ये है कि दिस क्वांटिटी या दिस सॉल्यूशन contains the ratio of some quantities। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ रेशियोज जो है ये इस क्वांटिटी में है। अब ये रेशियोज क्या क्या बताते हैं, क्योंकि हमको हमेशा याद रखना है, हमको जो इक्वेशन या सोल्यूशन कुछ भी मिलता है, we have to understand what is the physics that is describing। इसमें पहला रेशियो जो है, दिस इज R बाई M, M या 2M कुछ भी लिखो। R क्या है? R रेजिस्टिव फोर्स कांस्टेंट है, रेजिस्टिव फोर्स को बताता है। और M जो है मास है, इनर्शिया है, ठीक है। पहला रेशियो ये है, द रेशियो ऑफ द रेजिस्टिव फोर्स कांस्टेंट एंड द मास इनर्शिया है, और ये रेजिस्टिव फोर्स कांस्टेंट। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर आता है इसमें, द रेशियो ऑफ S बाई M। दिस इज द रेशियो ऑफ द स्प्रिंग इनर्शिया और स्प्रिंग कांस्टेंट एंड द मास इनर्शिया एंड और मास इनर्शिया, एंड दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है? पिछले क्लास में क्या पढ़े? दिस इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन विदाउट एनी डैम्पिंग फैक्टर और दी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं ये? हेलो? यस सर। तो ये इक्वेशन का पहले इसका एसेंस समझ लो, फिर आगे तो बढ़ते ही रहेंगे। यहां पे देखो R बाई M, RMS सब कांस्टेंट है। तो ये जो ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म तुमको दिख रहा है, दिस इज फिजिकली रिप्रेजेंटिंग ए डिफरेंस। डिफरेंस माने कंपैरिजन।
किसके किसके बीच में कंपैरिजन को ये बता रहा है? एक फैक्टर वो है जिसमें R/M है, ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में दोनों के M है, तो डिनोमिनेटर तो छोड़ दो। एक फैक्टर है R जो कि रेजिस्टिव फोर्स है, जो कि मोशन को कम करने वाला फैक्टर है। दूसरा है S/M या S ही कहो, जो कि स्प्रिंग इनर्शिया है, जो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैंने बिना डैम्पिंग फैक्टर के जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको बताता है। अब इन दोनों का जो इक्विलिब्रियम है, इसमें से एक बहुत ज्यादा है दूसरे से, एक बहुत कम है दूसरे से, दोनों बराबर है। ये जो सभी सिचुएशन से, जो सभी कंपैरिजन से, दे आर डिस्क्राइबिंग डिफरेंट फिजिकल इफेक्ट्स। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इक्वेशन। The term in the square root represents the comparison or difference between the resistive factor or damping factor and the natural factor that causes oscillation। समझ में आया? हेलो, क्या बोले? समझ में आया? अरे बोलो भाई, समझ में आया जो बताए? सर हम्म, लेकिन ये एक ज्यादा है एक कम है ये। हाँ उसी पे आएंगे, अभी उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर रेजिस्टिव फैक्टर ज्यादा है तब क्या होगा? अगर रेजिस्टिव फैक्टर नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम है तब क्या होगा? मैथमेटिक्स एक तरह का सॉल्यूशन बताएगा। स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो क्या हो जाता है? इमेजिनरी क्वांटिटी हो जाता है ना। यस सर। Yes, sir. तो वो इमेजिनरी क्वांटिटी, मैथमेटिक्स तो बता दिया भैया, वो इमेजिनरी क्वांटिटी होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो तुम लोग ज्ञान है तुम लोगों को, वो बता दिया भैया, सोल्यूशन ऐसा होगा। लेकिन हमको ये जानना है फिजिकली क्या होगा। यहीं से तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे जो इस कोर्स में एक्सपेरिमेंट्स हैं अबाउट द गैल्वेनोमीटर, किस तरह के ऑसिलेशंस को ये डिस्क्राइब करते हैं, किस तरह की सिचुएशन को ये डिस्क्राइब करते हैं, किस तरह का ऑसिलेशन होगा। हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, वो इन अलग अलग सिचुएशन में, आर जब ज्यादा है, आर जब कम है, जब दोनों बराबर हैं, किस प्रकार का होगा, कैसे ऑसिलेट करेगा बॉडी। ऑल दिस थिंग्स विल बी डिस्क्राइब्ड इन दिस कंडीशंस। समझ में आया? यस